इंडियन इन्फ्लुएंसर्स बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हर साल कई बड़े क्रिएटर्स अपने बिजनेस लेके आते हैं एंड साल खत्म होने तक वो ब्रांड भी खत्म हो जाता है। एंड ये वीडियो आगे जाते जाते थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई एलिगेशंस नहीं, सिर्फ मेरी एनालिसिस है। तो मेरा नाम है प्रियांशु एंड मैंने पिछले 2 महीने क्रिएटर्स इकोनॉमी को डीपली स्टडी किया है एंड इसके रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड किए जिन्हें 70 मिलियन व्यूज एंड कई बड़े क्रिएटर्स का रिकॉग्निशन भी मिला। एंड इन सब बिजनेसेस में मैंने एक वियर्ड पैटर्न नोटिस किया है एंड मेरे हिसाब से ये पैटर्न सभी व्यूअर्स को पता होना बहुत जरूरी है। 11 मिनट हुई है अपनी सिस्टम क्लोथिंग को लाइव हुए और आप लोगों ने भाई 25 लाख रुपए की सेल कर दी। मेरे बल पे, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर उस लाइन को क्रॉस कर रहा तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं। इंडियन इन्फ्लुएंसर बिजनेसेस एक रिपीटेबल साइकिल फॉलो करते हैं। पहला स्टेज होता है मैसिव हाइप बिल्डअप। इन्फ्लुएंसर्स अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को वीक्स तक टीज करते हैं स्टोरीज और रील्स के थ्रू। दूसरा स्टेज होता है लॉन्च डे। फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में करोड़ की सेल होती है और ब्रांड हर जगह वायरल हो जाता है। तीसरा और फाइनल स्टेज होता है साइलेंट डिक्लाइन। 1-2 महीने के अंदर सेल्स लो हो जाती है, कस्टमर कंप्लेंट सरफेस करने लगती है एंड ब्रांड ग्रेजुअली फेड आउट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेक बर्नर की ब्रांड एनार्क। टेक बर्नर ने लॉन्च से पहले काफी अग्रेसिव हाइप क्रिएट की, जिसकी वजह से वॉच लॉन्च होते ही सिर्फ एक दिन में 4 करोड़ की सेल्स हो गई। लेकिन जैसे ही ब्रांड की कुछ डार्क रियलिटीज लोगों के सामने बैकलैश शुरू हो गया। सिर्फ ऑडियंस से नहीं बल्कि दूसरे टेक क्रिएटर से भी क्रिटिसिज्म आया। एंड ये किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर या किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, पिछले कुछ सालों में एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड बन चुका है। डेटा के अकॉर्डिंग 60% इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स पहले साल में ही बंद हो जाती हैं। अब असली सवाल ये है कि ये ब्रांड्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। अगर डीप डाइव करें तो इसमें 4 रीजंस निकल के आते हैं जो ऑलमोस्ट हर केस में रिपीट होते हैं। सबसे पहला रीजन है हाइप पे ओवर डिपेंडेंस। लॉन्च के टाइम पे क्रिएटर्स अपनी पूरी मार्केटिंग फोर्स एक ही फेज में बर्न कर देते हैं, लेकिन जैसे हाइप खत्म होती है प्रोडक्ट खुद स्टैंड कर ही नहीं पाता, तो हाइप के बाद सेल्स नेचुरली कोलैप्स हो जाती है। दूसरा रीजन है रॉन्ग ऑडियंस प्रोडक्ट फिट। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस यंग और एस्पिरेशनल होती है, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर लिमिटेड रहती है। फिर भी क्रिएटर्स प्रीमियम प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं। डेटा ये क्लियरली दिखाता है कि इन्फ्लुएंसर ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा लो टू मिड इनकम ब्रैकेट से आता है, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि वो एक बार क्यूरियोसिटी में आके प्रोडक्ट ले तो लेते हैं, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स नहीं बन पाते। तीसरा रीजन है वीक रिपीट परचेज। आप कस्टमर को एक बार ऑलमोस्ट कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन इंपैक्ट तब क्रिएट होता है जब कस्टमर खुद डिसाइड करे कि उसे वापस आना भी है या नहीं। इंडियन ई कॉमर्स में सक्सेसफुल ब्रांड्स के लिए रिपीट परचेज रेट 20 से 30% होता है, बट इन्फ्लुएंसर बिजनेस में ये अक्सर 10% भी नहीं होता। चौथा और सबसे अंडररेटेड रीजन है क्रिएटर का इंटरेस्ट ड्रॉप होना। लॉन्च के बाद जैसे ही इनिशियल रेवेन्यू आ जाता है, क्रिएटर्स वापस अपने कंटेंट और ब्रांड डील्स पे फोकस शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेली इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। क्रिएटर के बिना ब्रांड का फेस और मोमेंटम दोनों वीक पड़ जाता है एंड ब्रांड धीरे धीरे फेड होने लगता है। एंड ऐसा ही हुआ भूवन बाम की ब्रांड यूथियापा माचो के साथ। भुवन ने अपना क्लोथिंग ब्रांड 2017 में लॉन्च किया, लेकिन फनी बात तो ये है कि कुछ ही टाइम में वो ने अपना ब्रांड छोड़कर अपने ही कॉम्पिटिटर ब्रांड बेवकूफ क्लोथिंग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। एंड एक बिजनेस ओनर के लिए इससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती थी। अगर आज की बात करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। सौरभ जोशी की टॉयज ब्रांड बंद हो चुकी है, मिथपेट का आर्मर हेडफोन बेयरली सर्वाइव कर रहा है और मलान ब्रदर्स की फोकस ड्रिंक ऑलमोस्ट कोलैप्स फेज में है। इसके अलावा एक आर्गुमेंट हर जगह सुनने को मिलता है कि फॉरेन क्रिएटर्स के ब्रांड्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो इंडियन क्रिएटर्स लैक करते हैं। एंड इसका डिफरेंस बस इतना है हाउ सीरियसली दे ट्रीट देयर बिजनेस वंस द कैमरा इज ऑफ। मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल दोनों अलग कैटेगरीज के क्रिएटर्स हैं, लेकिन उनका बिजनेस माइंडसेट काफी सिमिलर है। अगर मिस्टर बीस्ट की बात करें तो उनकी कंपनी फेस्टिवल सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं, ये एक पब्लिकली स्ट्रेस टेस्टेड प्रोडक्ट है। फेस्टिवल्स के लॉन्च होते ही इन्हें बहुत बढ़िया सेल मिली, लेकिन फिर भी मिस्टर बीस्ट ने सेलिब्रेट ना करके कंसिस्टेंटली फीडबैक्स लिए और रेसिपी एंड पैकेजिंग को और इंप्रूव किया। इसलिए फेस्टिवल्स एक वन टाइम हाइप नहीं बल्कि एक $300 मिलियन का एम्पायर बन चुका है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिस्टर बीस्ट कोई बिजनेस मास्टरमाइंड नहीं है। फेस्टिवल्स चालू करने से पहले वो ऑलरेडी 2 बिजनेस फेल कर चुके थे एंड अपने पॉडकास्ट में उन्होंने ये बोला कि उनके सारे डिसीजंस एक्सपर्ट्स लेते हैं और वो पर्सनली सिर्फ कस्टमर फीडबैक पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर इंडियन क्रिएटर इंडस्ट्री में किसी को फीडबैक दिया जाए तो डायरेक्टली लीगल केसेस हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फिक्सिंग द प्रोडक्ट। एंड ऐसे ही मिस्टर बीस्ट की तरह एक और एग्जांपल है लोगन पॉल और KSI के बिजनेस का। इनके ब्रांड प्राइम को अगर आप सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ड्रिंक समझ रहे हो तो आप मेजर पिक्चर मिस कर रहे हो। प्राइम का कोर स्ट्रेंथ कंटेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेशन है। प्राइम ने ये समझा कि सिर्फ इंटरनेट हाइप से FMCG नहीं चलता, इसलिए प्राइम का फोकस वॉलमार्ट और टारगेट के शेल्फ्स पे गया, वेबसाइट्स पे नहीं। एंड इंडियन इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स यहीं पे हार जाते हैं क्योंकि उनका प्लान इंस्टाग्राम पे ही खत्म हो जाता है। अब अगर इन दोनों को इंडियन क्रिएटर से कंपेयर किया जाए तो फोकस जो कि एग्जैक्ट प्राइम की कॉपी है वो कभी इंडिया के सुपरमार्केट से रिटेल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया में ऑब्सेशन होता है लॉन्च पे ना कि पोस्ट लॉन्च सर्वाइवल पे। ऑडियंस और अटेंशन दोनों जगह सेम है, बस बिजनेस को ट्रीट करने का तरीका अलग है। अब कॉन्ट्रास्ट में देखें तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो सक्सेसफुली अपना ब्रांड चला रहे हैं, जैसे कि फ्लाइंग विश के दोनों बिजनेसेस काफी बढ़िया रेवेन्यू कर रहे हैं। एंड अलग पांडे जो एक टाइम पे यूट्यूब पे सिर्फ बच्चों को पढ़ाते थे, आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एडुटेक कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि इनका कंटेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड ये कुछ बिजनेसेस सिर्फ एक्सेप्शंस है, लेकिन ये एक्सेप्शंस ही पूरे सिस्टम की रियलिटी एक्सपोज कर देते हैं। फाइनल ट्रुथ ये है कि इन्फ्लुएंसर बिजनेस का फेल होना कोई कर्स नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि अटेंशन और एग्जीक्यूशन के बीच में गैप है। एक इन्फ्लुएंसर के पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो रीच नहीं होती, वो फीडबैक लूप होता है। अगर क्रिएटर लॉन्च के बाद भी कस्टमर्स की बात सुनता रहे, प्रोडक्ट इंप्रूव करता रहे और बोरिंग वर्क को सीरियसली ले, तो वही ब्रांड टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है देन प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो कमेंट्स में बताओ।